Hello everyone, I am Kapil Bhardwaj, Geography and Environment Faculty with Study IQ. Welcomes all of you to the channel of Study IQ. जैसा कि आपको पता है हम इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बुक आपका चैप्टर 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड और पब्लिश्ड बाय स्टडी IQ इटसेल्फ. सो आपको ये डिस्कशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने ही वाली है आपकी ऐप के ऊपर. सो बाय द बुक एंड वॉच द डिस्कशन. आई थिंक ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा और इसके अलावा आपको मुझे नहीं लगता हार्डली किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. जैसे कि आप अदर बुक्स को रेफर करते हो, उसके इंस्टेड आप इन दोनों बुक्स को, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी और आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है, उससे आप सफिशिएंटली अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो. चलिए हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. चैप्टर 4 के अंदर आज हम बात करने वाले हैं हमारे समर सीजन के अंदर. आपको पता है कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 4 के पेज 89 तक हमने डिफरेंट सीजन्स को डिस्कस किया था और इंडिया को हमने 4 सीजन में डिवाइड किया था. यहाँ पे हम समर सीजन और हमारी इंडियन मॉनसून किस तरीके से डेवलप होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. राइट. सो व्हेन इट कम्स टू द समर सीजन, तो आपको भी पता है कि सन का जो है अपरेंट मूवमेंट चलता रहता है और सन का अपरेंट मूवमेंट जब चलता है तो कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं. कौन से डेज होते हैं जिनको इक्विनॉक्स बोलते हैं? जहाँ पे डे और नाइट इक्वल होते हैं. दो टाइम होता है ऐसा, एक तो 21 मार्च को होता है और दूसरा आपका 23 सितंबर को होता है. So 23 सितंबर एंड 21 मार्च, दीज आर द 2 डेज जिनके ऊपर क्या होता है आपका इक्विनॉक्स होता है. अब देखिए जब समर की बात आती है तो 21 मार्च का जो डे है आपका, वो समर की एंट्री शुरू करता है. कैसे? क्योंकि 21 मार्च का डे ऐसा है जब आपका सन इक्वेटर पे होता है. उसके बाद सन का अपरेंट मूवमेंट धीरे धीरे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आता है और आपका समर जो है सीजन वो आना शुरू हो जाता है. तो इस तरीके से आपके समर सीजन की एंट्री जो है वो होती है. तो क्या होगा, आपके अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द समर सीजन. राइट और नॉट? भाई अपरेंट मूवमेंट जो आपके सन का हो रहा है टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी से तो समर होगा. और कब ये अपरेंट मूवमेंट शुरू हो जाता है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? 21 मार्च के बाद. 21 मार्च को क्या होता है आपका इक्वेटर पे सन होता है और उसके बाद इसका मूवमेंट आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आता है. जून 21 तक आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मींस नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे आपका सन पहुंच चुका होता है. राइट. चलिए, जो इंटेंस हीटिंग होती है ये क्या करती है, आपकी लो प्रेशर कंडीशंस को क्रिएट करेगी. आपको पता ही है कि आपका इंसुलेशन जो है समर टाइम पे मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव होगा. मैक्सिमम इंसुलेशन से आपका क्या होगा, अंडरलाइंग सरफेस बिकम्स ओवरहीटेड. इफ द सरफेस बिकम्स ओवरहीटेड, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपके सराउंडिंग जो एयर मास है उसको भी हीट करेगा. सराउंडिंग एयर मास हीट होने के बाद वो क्या करेगा, अपलिफ्ट करता है. कन्वेक्शन देखने को मिलता है क्योंकि सराउंडिंग एयर मास हीटिंग होने के बाद लाइट हो जाता है और अपलिफ्टमेंट होता है. अब जब अपलिफ्टमेंट आपके सराउंडिंग एयर मास का चल रहा होता है तो फिर क्या होगा, आपका लो प्रेशर कंडीशंस यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. तो आपके जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है उस पर हम ये कह सकते हैं आपके पंजाब रीजन के अंदर हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर हो गया, तो इसमें क्या होगा आपका बे ऑफ बंगाल डेल्टा पे हो गया, यहाँ सब पे क्या होगा आपका लो प्रेशर कंडीशंस एस्टैब्लिश होती हैं. तो मैं ये कह सकता हूँ फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न साइड अप टू द ईस्टर्न साइड आपका क्या रहता है, लो प्रेशर कंडीशंस एस्टैब्लिश हो जाती हैं. अब क्या होता है, अब देखो जैसे ही लो प्रेशर कंडीशंस आती हैं तो आपको ये भी लग रहा होगा सर अब क्या होगा, वाटर बॉडी हाई प्रेशर पे है, कंपैरेटिवली लैंड लो प्रेशर पे है, हाई से लो प्रेशर विंड का ब्लो करना शुरू हो जाए और रेनफॉल शुरू हो जाना चाहिए. तो देखो ऐसा है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल रीजंस होते हैं, यहाँ पे कुछ वैलिड पॉइंट आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंटली आपकी बुक में मेंशन भी हैं. इन किस कारणों की वजह से आपका इनिशियली समर टाइम पे क्या होता है, मॉनसून एस्टेब्लिश नहीं हो पाता. कुछ कारण ऐसे हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से ये जो सर्कुलेशन है, ये जो मॉनसून वाली बात है, ये इनिशियली इमीडिएटली आफ्टर मार्च एस्टेब्लिश नहीं हो पाती. इसीलिए हमारे पास क्या होता है, सर्टेन ड्यूरेशन, दैट इज फ्रॉम मार्च टू मई, मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास क्या होता है, ड्राई समर होता है. हाँ, मई के बाद हमारे पास क्या होता है, रेनफॉल शुरू हो जाता है और वो रीजंस उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, वैनिश आउट हो जाते हैं. इसलिए आपका जून से रेनफॉल शुरू होता है. तो देखते हैं कि वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका मार्च टू मई मंथ में रेनफॉल नहीं हो पाता. सबसे पहला रीजन उसमें आता है प्रेजेंस ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स ब्लोज साउथ ऑफ द हिमालयाज. यस, देखो होता क्या है, आपके जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स कहाँ डेवलप होते हैं. एक बार इस डायग्राम को देखेंगे, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. आपको ये पता होना चाहिए कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स कहाँ डेवलप होते हैं. सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आपके डेवलप होते हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस पर्टिकुलर बेल्ट पे.
इस पर्टिकुलर बेल्ट पे आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स डेवलप होते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ से आपका हेडली सेल बनता है और इधर जो आपका ये जो पोर्शन है इस पे आपका फेरल सेल बनता है। इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है इसके ऊपर क्या बनते हैं आपके जेट स्ट्रीम्स डेवलप होते हैं। अब ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि आपको पता ही है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रीजन है, नियरली लिटिल नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है। दैट इज, मैं ये कह सकता हूँ कि ये 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड का रीजन है। अब 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड ही हमारे रीजन होता है हिमालयाज का। हिमालयाज भी नियर बाई उसी पोर्शन पे प्रेजेंट है। दैट्स वाई क्या होता है आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आपकी मॉनसून विंड को वहाँ एस्टेब्लिश नहीं होने देते, क्योंकि आपको पता है जब आपके जेट स्ट्रीम्स की बात आती है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, इसलिए जो आपके लोकल फैक्टर से विंड डेवलप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इनसे, इनका डोमिनेंस कंपैरेटिव टू द लोकल विंड्स ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। दैट्स वाई एक तो रीज़न आपका क्या हुआ है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। अगर आपको यूपीएससी पूछता है इस तरीके से कि इन द मंथ ऑफ मार्च टू मे द मॉनसून डजंट एस्टैब्लिश इन इंडिया बिकॉज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, दो रीजन होंगे आपके, एक होगा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स का हिमालयाज के नीचे तक ब्लो करना, दूसरा रीजन है प्रेजेंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ओवर द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन पे क्या होगा, अगेन आप लैटिट्यूड वाइज देखेंगे तो यू विल फाउंड कि हमारी क्या होती है नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर ही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है। अब जब हाई प्रेशर बेल्ट ये रहेगी तो ऑब्वियसली अगर थोड़ा लो हो भी गया तो इंटेंस लो नहीं बनेगा और यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट आपकी एस्टैब्लिश्ड है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। आपको भी पता है कि प्रेशर बेल्ट जो है सन के अपरेंट मूवमेंट के साथ शिफ्ट होती हैं, तो थोड़े टाइम में जब सन ऊपर की तरफ मूव करेगा तब ये प्रेशर बेल्ट ऊपर मूव करेंगे। अब जब ये ऊपर मूव करेंगे तो आपको पता है कि हेडली सेल फिल कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, फेरल सेल यहाँ पे होगा, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपलिफ्टमेंट हुआ, अब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स भी हट जाएंगे और आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी रिमूव हो जाएगा। उस केस में आपका मानसून एस्टेब्लिश हो जाता है। तो क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, मेरे पास दो रीजन है जिससे मानसून मार्च टू मई नहीं आता, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स है, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं सन के अपरेंट मूवमेंट की कंडीशंस को, क्योंकि आपको पता है अर्थ जो है वो रोटेट करती है, एक टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसके चलते कुछ ड्यूरेशन ऐसा होता है जिसमें मेरा सदर्न पोल टुवर्ड्स सन होता है और कुछ ड्यूरेशन मेरा ऐसा भी होता है जिसमें मेरे नॉर्दर्न पोल टुवर्ड्स सन होंगे। तो जब नॉर्दर्न पोल सन की तरफ होगा तो समर टाइम होगा, जब सदर्न पोल होगा तो उस टाइम पे विंटर टाइम होगा। क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो हम अब बात किसकी कर रहे हैं, इस कंडीशन की, जब हमारा नॉर्दर्न पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन है, उस केस में हमारे पास क्या होगा समर कंडीशंस जो है मेरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगी। और यस, ये 21 मार्च है, उस पे तो इक्वेटर पे आपका इंसोलेशन मैक्सिमम होगा, ओवरहेड होगा, बट जैसे जैसे आपका समर मॉनसून सीजन आगे बढ़ेगा तो आपका सन का अपरेंट मूवमेंट नॉर्थ की तरफ होगा। वन डे सन विल रीच ओवरहेड टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कब तक, कहां तक एक्सटेंशन होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आपके सन का एक्सटेंशन जो है देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि चलो ये समर सीजन हुआ, तो फिर अब ये मॉनसून कैसे ऑनसेट होता है, मतलब मॉनसून फिर कैसे डेवलप हो पाता है। तो आपको पता है जैसे जैसे सन क्या करेगा, अपरेंट मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा तो आपके क्या होंगे, जो प्रेशर बेल्ट हैं वो भी शिफ्ट होंगे। प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हुए तो जैसा मैंने दिखाया था आपको, हेडली और फेरल सेल भी शिफ्ट होंगे और आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स भी रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन। अब जब सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो भी रिमूव हो गया, जेट स्ट्रीम्स हैं वो भी रिमूव हो गए, तो ऑटोमेटिकली अब क्या हो गया, परफेक्ट लो प्रेशर कंडीशंस बनी है। अब ये जो लो प्रेशर कंडीशन लैंड पे है और हाई प्रेशर कंडीशन आपके सदर्न हेमिस्फीयर में होगी, ये काफ़ी इंटेंस होती जाएगी और आपकी मानसून जो है वो ऑनसेट पे होगी। तो क्या होगा, नो स्पेसिफिक डेट फॉर द ऑनसेट ऑफ मानसून इज डिफाइंड। वाई नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपको पता ही है ये तो सिर्फ सन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ऑनसेट ऑफ मानसून कैसे मार्क होता है, जब आपका ITCZ 20 to 25 डिग्री नॉर्थ पे पहुंच जाता है तो फिर आपका क्या होगा, मॉनसून बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, सब ट्रॉपिकल जेट्स जो है वो कंप्लीटली ओवर द हिमालय जा चुके होंगे, राइट। क्यों, क्योंकि आपको पता है ITCZ कैसे शिफ्ट करता है। इफ यू विल लुक एट दिस पॉइंट, ITCZ क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ट्रेड विंड्स एक दूसरे से मीट करती हैं। वैसे तो नेचुरली नॉर्मल कंडीशन में वो इक्वेटर या 0 डिग्री पे मीट करेंगी, बट एज यू नो जैसे जैसे अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन होगा तो फिर क्या होगा, आपका जो ITCZ है, जो आपका ITCZ है वो भी क्या करेगा, नॉर्थ में शिफ्ट करेगा, क्योंकि आपके ये जो विंड साउथ ईस्ट हैं वो साउथ वेस्ट बन जाएंगे 0 डिग्री को क्रॉस करने के बाद और फिर वो रेनफॉल करेंगे। तो ITCZ जैसे जैसे शिफ्ट होगा तो फिर आपका क्या देखने को मिलेगा, आपका ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो जाएगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि आपके सब ट्रॉपिकल जेट्स जो हैं वो ओवर ने अबव हिमालयाज अब जा चुके होते हैं।
द डिफरेंस इन द प्रेशर ग्रेडियंट बिकम्स सो हाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे एंड जून दैट इट इवन स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द विंड्स इवन फ्रॉम साउथ ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन। आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे आपका क्या होगा, लो प्रेशर डेवलप होता जाएगा, जितना आपका प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा उसी हिसाब से ये इतना स्टीप ग्रेडियंट हो जाता है कि आपकी जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स हैं दैट आर बिलो 0 डिग्री, दे इवन गोट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन लैंड मास, दे इवन गोट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन लैंड मास। अब आपको पता ही है टेक्निकल जो हम बात करते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो है आपका वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड। तो क्योंकि आपके साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स सदर्न हेमिस्फीयर में थी इसलिए लेफ्टवर्ड आपका कोरियोलिस फोर्स था। वंस दे विल क्रॉस 0 डिग्री, अब क्या होगा, राइटवर्ड में आपका कोरियोलिस फोर्स लगेगा। तो आफ्टर 0 डिग्री ये क्या करेंगे, इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर 0 डिग्री ये क्या करेंगे, इधर की तरफ जाना आपका शुरू कर देंगे। ये मूवमेंट जो है इनका देखने को मिल जाएगा। ये मूवमेंट जब आपका इनको देखने को मिलेगा तो आई केम टू नो कि आपकी साउथ वेस्ट विंड्स जो है वो इस तरीके से फ्लो करती हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट विंड जो है आपकी इस तरीके से फ्लो करती हैं। तो यू केम टू नो कि आपकी क्या होगी, साउथ ऑफ इक्वेटर से विंड आएंगे और साउथ वेस्ट फॉर्म में ब्लो करेंगे। द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, नेमली द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड द अरेबियन सी ब्रांच। हाँ, अब क्या होगा, जो आपका मैं विंड बता रहा हूं कि साउथ वेस्ट विंड्स आएंगी, वो साउथ वेस्ट विंड में क्या होंगी, दे विल बी बाइफरगेटेड इनटू 2 पार्ट। वन इज नेम्ड एज अरेबियन सी ब्रांच, अनदर इज नेम्ड एज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इफ यू वांट टू सी, आप यहां देख सकते हैं, देखिए इंडियन लैंडमास कुछ इस तरीके से आपका शेप्ड है। तो आपकी जब साउथ वेस्ट विंड इस तरीके से आती हैं तो दे गॉट बाइफरगेटेड इनटू 2 पार्ट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द पेनिनसुला। शेप ऑफ द पेनिनसुला की वजह से एक तो आपकी ये ब्रांच हो गई जो अरेबियन सी ब्रांच बोलेंगे हम, और दूसरा क्योंकि बे ऑफ बंगाल से है तो ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो आपका अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, 2 ब्रांचेस आपके मॉनसून की यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाती हैं। लेकिन सबसे पहले समझने का क्या था, जैसे ही ITCZ का मूवमेंट नॉर्थ में हुआ, आपके सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स ने हिमालयाज को क्रॉस किया। हिमालयाज को क्रॉस करने के बाद में ही आपका मॉनसून का ऑनसेट देखने को मिलता है, राइट। सो क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। एंड नाउ बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द हिमालय, शेप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, दे गॉट बाइफरगेटेड इनटू 2 पार्ट। 2 पार्ट में इनका डिवीजन देखने को मिलेगा। एक पार्ट आपका अरेबियन सी का होता है और दूसरा आपका बे ऑफ बंगाल का पार्ट होता है। तो चलिए अब सेपरेटली हम बात करते हैं कि मॉनसून का ऑनसेट तो हुआ, लेकिन अब हमारी ब्रांचेस बनी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो अब हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल का ब्रांच का कैसे मूवमेंट होता है और फिर अरेबियन सी ब्रांच का मूवमेंट किस तरीके से देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले बे ऑफ बंगाल ब्रांच आता है। तो अगर आपको पता ही है कि अगर आप मैप को देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, इधर की तरफ मूव करेगी। ये सिर्फ इंडिया की तरफ ही मूव नहीं करेगी, ये आपके नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ भी मूव करेगी। जैसे कि म्यांमार वाला रीजन हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस, वियतनाम। अब उसको हम देखेंगे और क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन तो होगा अगर, तो हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट जो है इनका देखने को मिलता है। बट यहाँ मेरे पास बे ऑफ बंगाल ब्रांच सेपरेटली मूव करती है और अरेबियन सी ब्रांच सेपरेटली मूव करती है। रीजन क्या है, मेरी जो शेप है इंडिया की उसी के हिसाब से ये मूवमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए हम पहले बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में बात करते हैं। The main part of the Bay of Bengal branch strikes with the windward slope of the west coast of the mountain in Myanmar. देखिए आपको पता होना चाहिए when it comes to the Himalayas, right? When it comes to the Himalayas, Himalayas आपके इस वाले पार्ट से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट होके और कहाँ तक जाते हैं, आपके इस वाले पार्ट तक एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, नंगा पर्वत टू नामचा बारवा वाले पॉइंट तक आपके हिमालयाज का एक्सटेंशन होता है। बट यस, सर्टेन ज्योग्राफर क्लेम्स कि इवन द पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिमालयाज इटसेल्फ। क्योंकि आपको पता ही है कि आइलैंड का फॉर्मेशन तो हमने देखा है ना जियोमॉर्फोलॉजी में, कैसे होता है, आपकी 2 प्लेट्स व्हेन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर वोल्केनिज्म होता है और इसी से आपका आइलैंड फॉर्मेशन होता है। अब 2 ही इंटरेक्शन प्लेट की वजह से आपका हिमालयाज डेवलप हुए, वैसी प्लेट इंटरेक्शन की वजह से आपके आइलैंड डेवलप हुए। तो व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग देम एज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ हिमालयाज? ऑब्वियसली हमें उनको बोलना चाहिए। अब देखो, जब आपको इनका एक्सटेंशन देखने को मिलता है तो उसमें ही मुझे पता लगता है कि यहाँ पे माउंटेन है अराकायोमा माउंटेन्स म्यांमार में। तो ये ब्रांच क्या करेगी, ये ब्रांच जो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच अराकायोमा माउंटेन से टकराएगी और क्या करेगी, आपका रेनफॉल करेगी म्यांमार के रीजन में। द बिग पोर्शन ऑफ दिस ब्रांच गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज वेल ड्यू टू ओरोग्राफिक माउंटेन। इफ यू विल लुक एट दिस पोर्शन, तो इवन हिमालयाज आर ऑल्सो प्रेजेंट राइट हियर, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट राइट देयर। तो कुछ ब्रांचेस आपके ओरोग्राफिक
फैक्टर्स की वजह से, आपके फिजिकल फीचर्स की वजह से इंडिया की तरफ डाइवर्ट होती हैं, कुछ आपके म्यांमार की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। वन ब्रांच मूव्स अलोंग द गंगा प्लेन रीचिंग टू फार एज पंजाब। इफ यू विल लुक एट दिस पॉइंट, हिमालयाज के पैरेलल मूव करते करते एक ब्रांच तो यहाँ आपके पंजाब रीजन तक भी पहुंच जाती है, राइट। एक ब्रांच क्या होगी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, हिमालयाज के पैरेलल चलते चलते, क्योंकि हिमालयाज तो इस तरीके से हैं, तो आपके पैरेलल टू हिमालयाज ब्रांच चलते हुए कहां तक पहुंच जाती है, आपके पंजाब रीजन तक एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है, राइट। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो द अदर ब्रांचेस और मूव्स अलोंग द ब्रह्मपुत्र वैली in northern and in northeast range. One important thing is, apart from these current strikes the hills of Khasi in Meghalaya, and that lead to heavy rainfall in the region of Maweswaram near Cherrapunji. This is the region which is receiving highest rainfall all over the world. All over the world, this is the region which receives highest rainfall. Actually, what is the logic behind this development? Actually, the Garo, Khasi and Jaintia heights which are present in this particular region, they are in the shape of a funnel system that you can see in even in the form of diagram which is represented in your book itself. बहुत ही अच्छे डायग्राम बनाए हुए हैं बुक में। आप उस डायग्राम में देखें तो आपको पता लगेगा एक फनल शेप में आपका जो ये चेरापूंजी रीजन है वो गारो, खासी और जैंतिया के एक फनल शेप में है। दैट्स व्हाई एक नैरो एंट्रिंग तो है, उसके बाद ओरोग्राफिक बैरियर है, तो आपका एयर पार्शियल वहां पे बाउंड होके काफी हैवी रेनफॉल वहां पे करता है क्योंकि उसके पास कोई और प्लेस जाने के लिए नहीं होता। दैट्स व्हाई इस रीजन में मोर देन 1100 सेंटीमीटर का रेनफॉल देखने को मिलता है विच इज हाईएस्ट एवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपका क्या हुआ, आपकी बे ऑफ बंगाल का ब्रांच जो था वो कुछ म्यांमार में गया, कुछ आपके गारो, खासी, जैंतिया रीजन से मेघालय के चेरापूंजी रीजन में हैवी रेनफॉल हुआ और पैरेलल टू हिमालयाज आपके पंजाब रीजन तक पहुंच गया। दूसरी ब्रांच मेरे पास जो है वो क्या, आपका अरेबियन सी ब्रांच। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि अरेबियन सी ब्रांच किस तरीके से मूव करती है। आपको पता ही है कि जब इंडियन टोपोग्राफी की मैं बात करता हूं तो आई हैव वेस्टर्न घाट ऑन दिस साइड, मेरे पास क्या है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं। अब जब वेस्टर्न घाट्स हैं तो आपको पता है कि ओरोग्राफिक बैरियर की तरह तो वेस्टर्न घाट काम करेंगे ही, तो मेरे पास हैवी रेनफॉल इस रीजन में देखने को मिलता है क्योंकि ओरोग्राफिक बैरियर आपके वेस्टर्न घाट का इस पे इंप्लीमेंट होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, One branches of the Arabian Sea branch strikes with that of the Western Ghat at almost right angle। इसलिए क्या होगा, आपका ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, क्योंकि आपकी जो ब्रांच है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर वेस्टर्न घाट से टकराई, ओरोग्राफिक रेनफॉल हुआ। Upon crossing the western Ghat, the rain-bearing air currents descend on the another side। अब क्या होगा, जैसा कि आपको पता है एक माउंटेन ये है, यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और रेनफॉल हैवी हुआ। अब जब ये यहाँ जाएगी तो एयर क्या करेगी, सिंक करेगी। अब सिंकिंग एयर के साथ में क्या होगा, द स्लोप्स वेयर दे आर वार्म्ड अप एडियाबेटिकली, ऑब्वियसली द सिंकिंग एयर विल बी वार्म्ड अप, इसलिए आपका जो रीजन अपोजिट टू द वेस्टर्न घाट्स है वो क्या होगा, रेन शेडो रीजन कहलाएगा, वहां पे आपकी रेनफॉल नहीं हो पाएगी। द हायर द माउंटेन द लार्जर विल बी द रेन शेडो इफेक्ट। भाई शेडो क्या होता है, आप मेरी शेडो कैसे बनेगी, मेरे ऊपर लाइट गिरेगी, पीछे मेरी शेडो बनेगी क्योंकि वहां से लाइट पास नहीं हो रही। लार्जर द बॉडी साइज मोर लार्जर विल बी द शेडो। तो ऐसा ही आपकी किसके साथ हुआ है, आपके जो माउंटेन्स हैं अगर वो ज्यादा लार्ज माउंटेन्स होंगी तो उनका शेडो रीजन भी काफी बड़ा होगा। तो वेस्टर्न घाट का अपोजिट साइड पे शेडो रीजन डेवलप होता है। सेकंड ब्रांच जो है आपकी वो क्या करती है, आपका आगे की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है सेकंड ब्रांच का। और ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे क्या है, आपका विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस होते हैं, तो विंध्या सतपुड़ा से एंटर कर जाती है। तो विंध्या सतपुड़ा वैलीज के अंदर ये क्या करेगी, काफी हैवी रेनफॉल करती है। तो आपको पता लगेगा कि सेकंड ब्रांच अलोंग द नर्मदा एंड तापी रीजन बेसिकली दे कॉज एक्सटेंसिव रेनफॉल इन द सेंट्रल इंडिया। तो वो ब्रांचेस क्या करेंगी, क्योंकि आपका क्या है विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस है, वहीं से नर्मदा और तापी फ्लो करती हैं, तो वहां पे क्या होगा, एंटर करने के बाद अगेन ओरियोग्राफिक बैरियर हुआ तो सेंट्रल इंडिया में वहां से हैवी रेनफॉल होगा। अब एक और ब्रांच भी होती है क्योंकि ये 3 ब्रांच में डिवीजन हुआ है। पहला ब्रांच आपका यहाँ टकरा गया है वेस्टर्न घाट से, दूसरा ब्रांच आपके नर्मदा और तापी वैली के अंदर एंटर कर गया। थर्ड जो ब्रांच आपके पास आती है, थर्ड ब्रांच ऑफ दिस मॉनसून विंड एंटर्स इन इंडिया वाया सौराष्ट्र पेनिनसुला टू कच्छ रीजन। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं अरावलीज की बात करता हूं
तो अरावली कहाँ से कहाँ तक, पालनपुर से लेके और दिल्ली तक आपकी अरावलीज जाती हैं। तो इसी तरीके से पैरेलल आपके क्या करती हैं, यहाँ पे भी आपका मॉनसून सौराष्ट्र रीजन से एंटर करता है। अब जब एंटर करेगा तो क्या होगा, रीइंफोर्स द ब्रांचेस ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी कोज रेनफॉल इन द वेस्टर्न हिमालयाज रीजन। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो इफ यू विल फाउंड कि यहाँ पे क्या होगा, आपकी बे ऑफ बंगाल से जो ब्रांच आई थी और जो ये आपकी अरेबियन सी से ब्रांच आई, दोनों यहाँ पे मीटअप करती हैं, इसलिए वेस्टर्न हिमालयाज में भी रेनफॉल यहाँ हो जाता है। आपकी वेस्टर्न हिमालयाज में भी रेनफॉल होता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ईस्टर्न हिमालयाज में रेनफॉल कैसे होगा, बे ऑफ बंगाल से होगा, वेस्टर्न हिमालयाज में, दोनों को मिलके ही रेनफॉल यहाँ पे हो जाता है। तो हैवी रेनफॉल मुझे वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। दिस इज द वे बाय विच मॉनसून सेट्स इन इंडिया। ये तरीका होता है जिससे मॉनसून इंडिया में आता है और इस तरीके से ब्रांचेस में फ्रेगमेंट होता है। इसलिए फिजियोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑनसेट ऑफ मॉनसून के अंदर, right? So this is all about this particular session. We will be meeting very soon in the next session of the chapter 4 of Indian geography, right? Okay guys, thank you very much. Thanks a lot. All the best.